जैसा कि सभी को विदित है, सर्वप्रथम तो जो विलंब हुआ है उसके लिए हम सभी से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोग अच्छे से भली बात परिचित है कि तकनीकी व्यवस्थाएं जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आज हमारा योग विषयक व्याख्यान का 11वां दिन है। मैं डॉक्टर गरिमा, योग विभाग साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने अतिथि, अपने प्रतिभागियों का सभी का इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विजय जी। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप एक बहुआयामी प्रतिभा हैं, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट में ऋषिकेश एम्स में आपके चैप्टर्स उस बुक में पब्लिश हुए हैं और बहुत कई सारे आपके रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं आपके अंदर और बहुत ही प्रखर वक्ता हैं आप। हमारा सौभाग्य है कि हम आप जैसे लोगों की ज्ञान ऊर्जा का अवलंबन कर पा रहे हैं और हम आपसे अनुरोध करेंगे, आज आपका विषय है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी तक जितनी भी हमारे प्रयास रहे हैं वो ये रहे हैं कि हम अधिक से अधिक ज्ञान आप सभी लोगों तक पहुंचा पाएं। इसी श्रृंखला में मैं स्वागत करती हूं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर विजय जी। आप अपना व्याख्यान आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। एक्चुअली जो कुछ भी आपने बताया वो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति थी। मैं तो बस एक सामान्य सा इंसान हूँ और ये आपका बड़प्पन है सर। और योग के शिक्षक नहीं, योग का छात्र ही हूँ, क्योंकि योग का शिक्षक होना तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस व्याख्यान श्रृंखला में आमंत्रित किया और मुझे आप लोगों से परिचित होने का कहें या पहली बार फर्स्ट टाइम है जिसमें कि मैं आप लोगों से परिचित हो रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का बात है। बिना चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल एरर आने के कारण काफ़ी समय हम लोगों ने वेस्ट खराब हो गया है, तो मैं और ज़्यादा समय अन्य बातों में नहीं लेते हुए सीधे हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक शीर्षक मुझे बताया गया है कि इस पे बोलना है, तो वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि ये विषय तो बहुत व्यापक और विस्तृत है और इसको आधे घंटे में या 1 घंटे में समेटना बहुत ही क्वाइट डिफिकल्ट है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एक सार संक्षेप जो संदेश है, जो मैसेज है, वो आप लोगों तक पहुँचे, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और चूंकि हम लोग योग के अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं, सब लोग हम लोग योग के या तो छात्र हैं या नहीं तो योग का अध्यापक या योग को पढ़ाने का, समझाने का काम करते हैं। तो इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का योग से क्या रिलेशन है, मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा इनको योग से संबंधित करके या योग से जोड़ के कुछ इसका संबंध स्थापित कर सकूं, ताकि आपको इसका जो फायदा है, इसका जो एडवांटेज है, वो आपको मिल सके आपके योग में। तो क्योंकि हमारी एक परंपरा रही है कि हम लोग जब भी कोई व्याख्यान या कोई भी इस तरह के अपने लेक्चर है, वो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना से हम अपनी बात शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग, हमारी परंपरा में हम लोग गायत्री मंत्र, जो कि सब सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है, उसका उच्चारण करने के बाद मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये दो वर्ड, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस का वर्ड है, हमारे योग में इस तरह के शब्दों का कोई कहीं भी किसी तरह का उपयोग नहीं किया गया है। और जितने भी साइंटिफिक मॉडर्न साइंस में जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी शब्द हैं, वो या तो लैटिन है, अधिकांश शब्द जो है वो लैटिन या ग्रीक से आया हुआ है। तो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है ये भी वहीं के पाश्चात्य जगत के शब्द हैं और आधुनिक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। खास करके जो जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी या मेडिकल साइंस में इस तरह के शब्द हम लोग इसको यूज करते हैं। मोटा मोटी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी का अर्थ है कि शरीर का जो भौतिक आकार प्रकार है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये सारे फिजिकल स्ट्रक्चर, चाहे ये ग्रॉस लेवल पे हो या ये सबटल लेवल पे हो, चाहे ये मोटा मोटी जिसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, या किसी यंत्र के माध्यम से इसका परीक्षण कर सकते हैं। ये जो भी हमारे शरीर के अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग इसका फिजिकल फॉर्म या स्ट्रक्चरल फॉर्म का जो हम स्टडी करते हैं, वो सारे अध्ययन हम एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। रचना मतलब जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, बना हुआ है, ये क्या है, हमारी शरीर की रचना का रचनात्मक अवयव है, ये एनाटॉमी है। और फिजियोलॉजी में हम इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। फंक्शन मतलब मीन्स हाउ दे वर्क। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल चाहे हमारी फेफड़े हैं, हृदय है, या हमारी किडनी है, या हमारे मस्तिष्क है, या अन्य ऑर्गन, अन्य अंग है, अंग अवयव है, इसके कार्य करने की तरीका या इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, ये किस तरह से अपने कार्य को अंजाम देता है, अपने इसका फंक्शन, मोड ऑफ फंक्शन कैसा है, इसको हम लोग फिजियोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान। तो ये दो विज्ञान है, एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी। जब मेडिकल साइंस में इसको प्राथमिकता दी जाती है, जब कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो वहां भी उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है, ताकि उस जब तक हम लोग अपने शरीर की आधारभूत संरचना और उसके कार्य करने की प्रणाली को ठीक ठीक समझ नहीं लें, तब तक हम रोग का अध्ययन या रोग का निदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। और योग में इसकी आवश्यकता क्यों है? आपके कोर्स में, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो योग में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, या आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, या आप सर्टिफिकेट के स्टूडेंट होंगे, कोई भी कोर्स जो योग में आप कर रहे हैं, तो उसमें एक शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान का एक संक्षिप्त प्रारूप जो है रखा जाता है। इसके पीछे जो कारण है, वो ये कारण है कि हम लोग आजकल योग को चिकित्सा में भी आजकल इसका उपयोग करना शुरू किया है। आज क्या, बहुत बहुत वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन आज इसका जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब हम लोग चिकित्सा में योग का प्रयोग करते हैं और योग को हम चिकित्सा के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो वहां पे एनाटॉमी, आधुनिक जो शरीर क्रिया विज्ञान है और शरीर रचना विज्ञान है, इसको जाने बगैर, इसको ठीक ठीक इसकी जानकारी के बगैर हम लोग बहुत अच्छी या बहुत ठीक ठीक चिकित्सा, योग की चिकित्सा हो या कोई भी चिकित्सा हो, हम उसको करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि आज योग में एक अलाइड सब्जेक्ट के रूप में इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है, खास करके वहां पे जहाँ पे एकेडमिक्स में योग है, जहाँ पे हम लोग एकेडमिक डिग्री देते हैं या डिप्लोमा देते हैं, वहां पे एक अलाइड सब्जेक्ट, मतलब योग का, इसको हम मेन सब्जेक्ट तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि योग जो है मूल रूप से ये एक दर्शन है,
योग दर्शन के रूप में माना गया है, और जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ये एक विज्ञान के रूप में है। तो ये इसको हमारे क्यूरिकुलम में इसलिए रखा गया है ताकि हम इसको जान के, इसको अच्छी तरह समझ के, और जो कुछ भी हम योग में व्यवहारिक चीजें करते हैं, व्यवहारिक चीजों का जो हम पालन करते हैं, चाहे वो हम षटकर्म करते हैं या आसन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम है, मुद्राबंध है, या प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, ये जो भी हमारे अप्लाइड योग है, अप्लाइड पोर्शन ऑफ योग या अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ योग हम इसको बोल सकते हैं, जो व्यवहार में लाने योग्य जो योग की क्रियाएं और योग की प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को ठीक ठीक समझने के लिए, या इन प्रक्रियाओं का जब हम लोग वैज्ञानिक विवेचन करते हैं, जैसे जब हम लोग उदाहरण के लिए अगर हम कोई आसन को लें, जैसे एक आसन बहुत ही सामान्य आसन है जो आप लोग परिचित होंगे, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन, उस आसन को करने से हमारे शरीर किस तरह प्रभावित होता है, तो हमें ये चीज थोड़ा देखना होगा कि जब हम पश्चिमोत्तान आसन करते हैं तो इससे हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग अवयव है, उन किन अंग अवयवों को ये आसन मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो पहला तो ये है कि जो हमारे शरीर में हड्डियों के जोड़ है, ज्वाइंट्स हैं, और उससे जुड़ी हुई जो पेशियां हैं, और पेशियों से लगी हुई जुड़ी हुई जो भी और सहायक अंग है, जैसे लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, या और भी जो भी चीज है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और दूसरी चीज है कि जब हम आसन करते हैं तो आसन से हमारे शरीर की जो आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग अवयव, जैसे हमारी आहार नाल है, पाचन संस्थान है, श्वसन संस्थान है, रक्त परिसंचरण संस्थान है, या इसके अलावा हमारी जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारी हार्मोन सिस्टम है, हार्मोन के तंत्र है जो अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जाना जाता है, तंत्रिका तंत्र है, या उत्सर्जन तंत्र है, या प्रजनन तंत्र है, ये सारे जो शरीर के तंत्र हैं, ये सब उन आसनों के अभ्यास से प्रभावित होता है। बट इसका प्रभाव कैसे होता है, ये इसको हम ठीक ठीक समझने के लिए हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। और यही कारण है कि आज जिन लोगों ने क्यूरिकुलम तैयार किया है, जो आपके सिलेबस को फॉर्मेट किया है, बनाया है, फॉर्मुलेट किया है, उन लोगों ने इसकी आवश्यकता को समझा है, और इसको आवश्यकता को समझ के ही आपके हमारे सिलेबस में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है, इनको रखा गया है। तो हम इससे पीछे नहीं हो सकते हैं, हट नहीं सकते हैं, ऐसे बच नहीं सकते हैं। अगर योग का अध्ययन करना है तो हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन थोड़ा बहुत करना होगा, ताकि हम योग की वैज्ञानिकता को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो देखिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आधुनिक विज्ञान जो है, इसमें शरीर का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब शरीर की अवधारणा क्या है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर विभिन्न अवयवों से बना हुआ है। अब वो अवयव को वो स्टेप बाय स्टेप बताता है। जैसे शरीर, आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में खरबों की संख्या में छोटे छोटे जीव कोश हैं, जिसको उन्होंने कोशिका या जीव कोश नाम दिया है, या उसको सेल्स भी कहा गया है। ये सेल्स हमारे शरीर में सभी अंग अवयव उसी सेल से, उसी कोशिका से बना हुआ है, लेकिन उसकी जो बनावट है, उसकी जो आकार आकृति, शेप है, साइज है, ये सब डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे तो हमारे जो मस्तिष्क है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें जो जीव कोश है, जो सेल्स है, उसकी बनावट, और हमारे शरीर को ढकने वाले जो त्वचा है, त्वचा के जो कोशिकाएं हैं, उसकी बनावट एक जैसी नहीं है। तो ये निर्भर करता है कि कौन से अंग किस तरह के कार्य कर रहा है, या किस तरह का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे ही प्रकृति ने उस अंग की बनावट और रचना को, आर्किटेक्ट को तैयार किया है, बनाया है। क्योंकि मस्तिष्क है, मस्तिष्क सूचनाओं को ग्रहण करता है और सूचनाओं को, संदेश को भेजता है। हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जितने भी
क्रियाएं हमारी बॉडी में, जो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स जो होते हैं, ये सारे इवेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मतलब नियंत्रण और समन्वय का काम मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र करता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र के जो कोशिकाएं हैं उसकी बनावट बिल्कुल धागे जैसी है, तंतु मतलब फिलामेंट्स तंतु जैसा है, और उसको न्यूरॉन्स और नर्व्स, उसके गुच्छ को नर्व्स कहा गया है, स्नायु स्नायु कहा गया है। अगर आप त्वचा के सेल्स को देखेंगे तो त्वचा के सेल्स बिल्कुल चपटी होती है। चपटी मतलब बिल्कुल फ्लैट शेप में होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा बेडशीट होता है वो सरफेस को कवर करता है, ऐसे ही वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल फ्लैट है। कोई एक सिंगल लेयर है, कोई मल्टीपल लेयर है, कहीं पे ट्रिपल लेयर है, कहीं पे मल्टीपल लेयर, कहीं पे सिंगल लेयर। तो इस तरह से बनावट है शरीर की। शरीर में कोशिका है, कोशिका से बहुत सारी कोशिका ग्रुप में काम कर रही है, मतलब एक समूह में है, एक साथ समूह बना के वर्क अपना फंक्शन कर रही है। उस समूह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ऊतक या टिश्यूज, और उसे टिश्यूज के अलग अलग क्लासिफिकेशन कैटेगरीज बनाए हैं। जैसे जो नर्वस सिस्टम के टिश्यू हैं उसको नर्वस टिश्यू नाम दे दिया, जो हमारे बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को कवर कर रहा है उसको एपिथेलियल टिश्यू नाम दे दिया। कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के मूवमेंट या हीट को जनरेट कर रहा है या बॉडी में मूवमेंट दे रहा है, उसको मसल टिश्यू नाम दिया, कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया है। तो इस तरह से टिश्यूज को अलग अलग तरह से वैज्ञानिकों ने आधुनिक विज्ञान में विभाजित कर दिया है। ये टिश्यूज आपस में एक खास तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, एक खास तरह की रचना को बनाता है, और ये रचनाएं हमारे शरीर के कुछ विशेष क्रियाओं को अंजाम देता है, कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को पूरा करता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन को ग्रहण करने के बाद ये भोजन हमारे आहार नलिका में धीरे धीरे शिफ्ट होती है और इसका पाचन शुरू होता है। ये जो पाचन क्रिया है, ये पाचन दो तरह से होता है, एक इसका मैकेनिकल डिग्रेडेशन होता है और एक इसका केमिकल डिग्रेडेशन होता है। मतलब इसका एक तकनीकी रूप से ये मोटा मोटी भौतिक रूप से इसका पाचन होता है और एक इसका रासायनिक पाचन होता है। तो ये सब कुछ जो होता है इस पूरे पाचन प्रणाली में जो अंग अवयव अभी भाग ले रहा है या जो इसको कंप्लीट कर रहा है, वो सबको वैज्ञानिकों ने कह दिया ये पाचन तंत्र है। उस पाचन तंत्र में कुछ ऐसे अंग अवयव है जो सीधे हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है, और कुछ इससे जुड़ी हुई रचनाएं हैं, ऑर्गेन्स हैं, जो डायरेक्ट इस पाचन तंत्र का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसको बगल से सपोर्ट कर रहा है, इसको अगल बगल से सपोर्ट कर रहा है। उसका नाम दे दिया है ग्लैंड्स है, या और भी कुछ एसेसरीज स्ट्रक्चर है, जैसे पैंक्रियाज है, लीवर है एंड अदर ऑर्गन्स, कुछ और भी ग्लैंड्स है, सेलेवरी ग्लैंड्स है, टीथ है, टंग है, ये सब इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब हो गए, ये इसको कहा गया तंत्र नाम दे दिया है। तंत्र मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ये जो जटिल एक तंत्र है, एक नेटवर्क है, जैसे तंत्र को हम लोग नेटवर्क भी बोलते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में भी डिफरेंट नेटवर्क है। जो पाचन क्रिया को कंप्लीट करता है वो नेटवर्क का नाम पाचन तंत्र है। जो हमारे श्वसन क्रिया को, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम या तंत्र का बोला गया है। जो सिस्टम हमारे बॉडी में वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, जो भी शरीर में विजातीय द्रव्य या विजातीय पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, उन विजातीय पदार्थों को शरीर से किसी भी माध्यम से, चाहे वो द्रव हो या वो ठोस हो या वो गैस हो, यानी मीडियम में उसको जो एक्सपल्सन कर रहा है या उसको एक्सपेल कर रहा है बॉडी से, उस सिस्टम का नाम दे दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो हमारे आपके शरीर में जो कुछ भी हम लोग लेते हैं उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, इक्वली या कहें उसको यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर देता है। उसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे हृदय है, हृदय रक्त को ग्रहण करती है और फिर से रक्त को पंप कर देती है, तो ये जस्ट लाइक ए पंप लाइक स्ट्रक्चर है। और हृदय से जुड़ी हुई जो रक्त की नलिकाएं हैं, जिसको हम लोग आर्टरीज, वेन्स,
शिराएं, धमनी, धमनिकाएं, वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, ये सारे नाम है विज्ञान में। ये सब उस ब्लड को कैरी करता है पूरी बॉडी में। तो ये जो पूरा नेट को वेस्क्यूलर सिस्टम, कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम नाम दिया है। तो ये इस तरह से जो हमारे शरीर में सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो मूल रूप से अगर हम लोग अपने शरीर के सिस्टम को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो उसमें कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो नियंत्रण करने वाले हैं, जो अन्य कार्य प्रणालियों को नियंत्रित कर रहा है, उसको कंट्रोल्ड सिस्टम बोलते हैं। और कुछ जो है वो फंक्शन कर रहा है बॉडी के जनरल हमारे जीवन को नियमित बनाने में, एक तरह से हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी बेसिक फिजियोलॉजी होनी चाहिए, आधारभूत क्रियाएं, हमारे जीवन को नियमित बनाए रखने में जो आधारभूत क्रियाएं हैं, जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, परिसंचरण है, ये क्या है, ये सब हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए एक आधारभूत क्रियाएं हैं। अगर ये आधारभूत क्रियाओं में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिजीज हो गया, या उसको हम डिसऑर्डर्स, डिजीज, रोग, व्याधि, इसका नाम देते हैं, ऐसे नाम देते हैं। तो ये इस तरह से सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है। अब देखिए योग में, योग का दृष्टिकोण या प्राचीन दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये हमारे शरीर को खंड खंड में देखता है। खंड खंड में इन द सेंस, जो अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, ये सब अलग अलग खंड में, उसको फ्रैगमेंटेड बॉडी को फ्रैगमेंट में देखता है और इसी फ्रैगमेंट के आधार पे उसका ट्रीटमेंट भी करता है। जैसे किसी के शरीर में अगर सांस लेने में तकलीफ है, उससे रिलेटेड जैसे हम लोग बोलते हैं एस्थमा हो गया, दम्मा का रोग, या ब्रोंकाइटिस है, तो ये इसको विज्ञान कहता है कि ये हमारे लंग्स में, फेफड़े में या सांस श्वसन तंत्र, श्वसन संस्थान में कोई अवरोध आ गया है या कोई कमी या किसी तरह का असंतुलन आ गया है। इसके उपचार के लिए वो उसी अंग को टारगेट करता है। बहुत सारे ऐसे मेथड, ऐसे टेक्निक्स, ऐसे टूल्स डेवलप किया है आधुनिक विज्ञान ने, जिस टूल्स और टेक्निक्स के हेल्प से वो डायग्नोस करता है, वो इसका निदान करता है कि कहाँ पे क्या खराबी है, जिसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं, इसको अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसको सीटी स्कैन है, उसको एमआरआई है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के बहुत ही सूक्ष्म संरचना का जो तस्वीर है या उसका जो इमेज है, उस इमेज को हम लोग देख सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में देखा जाता है उन यंत्रों के माध्यम से, और फिर ये इस चीज का पता लगाते हैं, सर्च करते हैं कि कहाँ पे किस तरह की गड़बड़ी है, और उन गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, उस तरह के डिसबैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए जो भी उसके पास मेथड है, या जो कुछ भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो कुछ भी मेथड है, उस मेथड को एज ए मेडिसिन है, सर्जरी है, जो कुछ भी है उसको यूज करता है उसको ठीक करने। बट योग कहता है, योग का जो दृष्टिकोण है, योग का जो विजन है, योग का जो प्रिंसिपल है, वो इस शरीर को फ्रैगमेंट में नहीं देखता है, वो इस शरीर को खंड खंड में नहीं देखता है। वो कहता है कि हमारा शरीर एक इंटीग्रल, वो इसको इंटीग्रल अप्रोच में देखता है, एक समग्र रूप में देखता है। आधुनिक विज्ञान शरीर और थोड़ा सा शरीर से ऊपर आप जाएंगे तो थोड़ा मन का कुछ स्तर है, उसको विभाजित किया है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजी में हम लोग बिहेवियर की स्टडी करते हैं। उसमें माइंड का कुछ लेयर बताए गए हैं, जैसे कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, इस तरह से माइंड के कुछ लेयर बताए गए हैं और उसके क्या फंक्शन है, कुछ फंक्शंस की विवेचना करते हैं जो मनोवैज्ञानिक है। योग और आयुर्वेद, ये दो ऐसा विज्ञान है हमारे भारत का, ऐसा प्राचीन ऋषि मुनियों की दी हुई ऐसी अनुपम एक ज्ञान विज्ञान है जो मनुष्य को समग्र रूप में देखता है। और वो कहता है कि हमारा जो अस्तित्व है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन द बॉडी। ये केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। शरीर के
beyond the body. Our existence is beyond the body, or something is beyond the body. वो कहता है कि हमारा अस्तित्व इस शरीर के परे भी है. शरीर ही मात्र हमारा अस्तित्व नहीं है, अगर हम शरीर के बाद भी हमारा अस्तित्व है. और वो कहता है कि हमारा अस्तित्व किन किन अवयवों से बना हुआ है, किन किन चीजों से बना हुआ है. तो उसको ग्रॉस रूप में, सबसे स्थूल रूप में वो कहता है शरीर है. फिर इससे और थोड़ा सूक्ष्मतम रूप में जाएंगे तो इंद्रिय है, जिसको हम लोग सेंसेस बोलते हैं. फिर और सूक्ष्मतम रूप में जाएंगे तो प्राण है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है. ये सब कुछ से मिलके बना हुआ है हमारा अस्तित्व. इसलिए आप जब स्वास्थ्य की परिभाषा को देखोगे, आधुनिक विज्ञान में या जो प्राचीन विज्ञान में जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है या स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है, इसके क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द हेल्दी पीपल या हेल्दी बॉडी. तो वो आयुर्वेद में एक सुश्रुत नाम के आचार्य हुए, जिनकी लिखी हुई ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, और उसको फादर ऑफ द सर्जरी भी कहा गया है भारत में. मतलब उसको शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है. तो वो कहते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो एक श्लोक, उसमें एक श्लोक आता है. उस श्लोक में कहा गया है, सम दोषः समाग्नि च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते. ऐसा बताया है. मतलब उनका कहना है कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार शरीर में दोष होते हैं, त्रिदोष जिसको बोलते हैं. आप लोगों ने आयुर्वेद का अध्ययन थोड़ा बहुत किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा वात, पित्त और कफ, ये 3 अवयव हैं जो संतुलित हमेशा शरीर में, जब हमारा शरीर स्वस्थ अवस्था में होता है तो संतुलित होता है. तो ये जो दोष है, फिर उन्होंने आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 प्रकार की धातुएं बताई गई हैं, जिसको हम लोग टिश्यूज से कंपेयर करते हैं कभी कभी. जैसे भोजन करते हैं तो रस बनता है, रस रक्त में, रक्त मांस में, मांस मेद में, मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में, मज्जा शुक्र में. इस तरह से रूपांतरण होता है. इसको आयुर्वेद में धातु कहा गया है. तो ये धातु है, 7 प्रकार की धातु है. तो दोष है, धातु है और मल. आयुर्वेद के अनुसार मॉडर्न साइंस भी कहता है कि हमारे शरीर में वेस्ट जनरेट हो रहा है, और आधुनिक और हमारे जो आयुर्वेद है वो भी कहता है कि मल जो है शरीर में निरंतर बनता है, निरंतर निर्मित हो रहा है, और निरंतर हमारे शरीर से ये बहिष्कृत हो रहा है, निष्कासन हो रहा है मल शरीर में. तो इस तरह से जो ये धातु है, दोष, धातु और मल, ये क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए. सम मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट में. इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स द बैलेंस स्टेट. बैलेंस मतलब ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक एग्रीवेट नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए. तो ये 3 चीज होने ये 3 ठीक है, संतुलित है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है. एंड प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः. और उसी श्लोक में बाद में वो जोड़ते हैं, बताते हैं कि केवल दोष, धातु और मल का संतुलित होना ही पर्याप्त नहीं है. वो कहते हैं कि इसके साथ साथ हमारी प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, आत्मा, इंद्रिय और मन, ये तीनों जिसका प्रसन्न है और दोष, धातु और मल तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है, दैट बॉडी इज कॉल्ड द हेल्दी बॉडी. ऐसे शरीर क्या है? स्वस्थ है. अब अगर इन मानदंड पे हम लोग अगर लोगों का परीक्षण करें तो शायद मैं समझता हूं कि हजारों में, लाखों में कोई एक आपको मिल जाएगा जिसकी दोष, धातु और मल तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन किसी की आत्मा प्रसन्न नहीं है, किसी का मन प्रसन्न नहीं है, किसी की इंद्रिय प्रसन्न नहीं है. क्योंकि हमारे अंदर, हम लोग योग में पढ़ते हैं, हमारी वासनाएं, तृष्णाएं, अहंताएं, आकांक्षा, ये सब पूरी नहीं होती है. और ये क्या करता है? ये जितने भी हमारी ये जो सटरिपु कहा गया है, ये सब हमारी इंद्रियों को, मन को क्या करता है? उद्वेलित करता है, मन को व्यथित करता है. मानसिक जो व्यथा है, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, ये तमाम तरह की जो फोबिया है,
ये सब इसी की वजह से होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार भी स्वस्थ व्यक्ति बहुत रेयर आजकल मुश्किल है ढूंढना। अब मैं आपको आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी स्वास्थ्य की परिभाषाएं दी गई है, जो आपने WHO का नाम सुना होगा सब लोगों ने, क्योंकि आजकल बहुत ही पॉपुलर है, उनके बहुत सारे गाइडलाइन आ रहे हैं कोविड-19 को लेके। रोज हम लोग देखते हैं, आज ये गाइडलाइन आया है WHO का, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में स्वास्थ्य की एक स्टैंडर्ड, एक मानक तैयार करती है, जिस मानक को दुनिया के अधिकांश देश मानती है या उसके अनुरूप अपने स्वास्थ्य के सिस्टम को, जो हेल्थ सिस्टम है उसको उनके अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मुलेट किया करती है। WHO ने एक परिभाषा बनाया है स्वास्थ्य की, वो भी कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के कैसा होना चाहिए। WHO कहता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, या हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, not merely the absence of disease or infirmity। इसको अगर हिंदी में अनुवाद करके आपको बताऊं तो WHO के अनुसार स्वस्थ होना केवल रोग की अनुपस्थिति या विकलांगता की अनुपस्थिति, शरीर में कोई अंग हमारा आधा अधूरा ना हो, जिसको हम लोग विकलांग कहते हैं, केवल हमारे शरीर का कोई अंग विकलांग ना हो, अविकलांगता या विकलांगता की कमी नहीं होना, और रोग की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, ऐसा WHO भी माना है। वो भी कहता है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कहीं कहीं तो आध्यात्मिक रूप भी कहा गया है, स्पिरिचुअली भी कहा गया है, इन सभी स्टेट में, सभी स्टेजेस में हमारा बॉडी अगर हमारी सब कुछ ठीक है तो ऐसी स्थिति को स्वस्थ कहा गया है। is a complete state, health is a complete state of physical, mental, social well-being। तो हमें देखना होगा कि ये जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, आयुर्वेद हो या हमारा आधुनिक विज्ञान हो, इन स्वास्थ्य की परिभाषा, इन सब डायमेंशन को, ये सब जो आयाम है हमारे स्वास्थ्य के, जो शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, आध्यात्मिक आयाम है, इन सब में फिट कौन बैठता है? आधुनिक विज्ञान का अपना लिमिटेशन है, वो हमारे बॉडी को बहुत हद तक बॉडीली डिजीज को क्योर करने में या उसको मैनेज करने में सक्षम है। आधुनिक विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है, उसको बिल्कुल हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। जब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे डिमेरिट्स हम लोग गिनाते हैं, बहुत सारे अवगुण आधुनिक विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के उससे कई गुना ज्यादा गुण भी है, जिसके द्वारा हम लोग आजकल बहुत सारे व्याधि से ठीक होते हैं, बहुत सारे व्याधि को कंट्रोल करते हैं। हाँ, लेकिन उसका लिमिटेशन ये है कि शरीरगत जो व्याधि है, उन व्याधियों को दूर करने में बहुत हद तक सक्षम है, लेकिन कुछ चीजों में वो अपने आप को असमर्थ पाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल मतलब उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, उसको पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है, बट उसको मैनेजेबल, थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है। तो योग की विशेषता ये है कि योग में आधि और व्याधि, आधि आप समझते होंगे, आधि मतलब जो हमारी मानसिक संताप है, जो हमारे, उसको हम आधि बोलते हैं, और व्याधि मतलब जो शारीरिक दुख दर्द है, जो शारीरिक परेशानी है, उसको हम लोग व्याधि बोलते हैं। आधि मतलब जो मानसिक परेशानी है। तो आजकल विज्ञान भी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ये मानने लगा है कि हमारे जो सूक्ष्म अब हमारे आयाम है हमारे स्वास्थ्य के, जो हमारी मन है, इंद्रिय है, बुद्धि है, इन सब में बेहतर तालमेल नहीं होने के कारण, या इनमें एक बेहतर सामंजस्य नहीं होने के कारण, इससे हमारे जो भौतिक शरीर है वो भी प्रभावित होता है। और जो भौतिक शरीर प्रभावित होता है, भौतिक शरीर में जो गड़बड़ियां या जो लक्षण प्रकट होते हैं, उसको उन्होंने एक नाम दे। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसका लिमिटेशन और उसके कुछ अपने एडवांटेज क्या है, वो सब
बात कर रहे थे। तो अगर हम लोग योग पे दृष्टि डालें, योग का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि योग हमारे जो अस्तित्व है उसके प्रति उसका एक समग्र दृष्टिकोण है। वो हमारे शरीर को भी महत्व देता है, वो हमारे इंद्रियों है या मन है या प्राण है या आत्मा है, ये सब को बराबर, एक तरह से कहें तो सबको बैलेंस्ड वे में प्रमोट करता है। अगर हम लोग योग में जो भी अभ्यास हम करते हैं, हठ योग में अगर हम आते हैं तो हम हठ घेरन संहिता में सप्तांग योग पढ़ते हैं। सप्तांग योग में हम देखते हैं कि षटकर्म से शुरू होता है और आसन, प्राणायाम, मुद्राबंद, ये सब होता है। उसमें भी उद्देश्य को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कहा गया है शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम, ऐसा बताया गया है। मतलब जो षटकर्म है, अगर षटकर्म को करने से हमारे शरीर के हमारा जो बॉडी है या हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इस एग्जिस्टेंस का कौन सा पोर्शन प्यूरिफाई होता है, स्ट्रेंथन होता है, तो हमारे जो भौतिक शरीर है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसका प्यूरिफिकेशन, इसका जो क्लीनिंग है, इसके लिए बहुत ही उत्तम साधन योग बताता है कि षटकर्म करना चाहिए। और कुछ ग्रंथों में तो कहा गया है कि जिन लोगों के जो श्लेष्मा है या जो मेद है या जो आधुनिक भाषा में कहें तो जिन लोगों के बॉडी में एक्सेस फैट है, उनको कम करने के लिए भी षटकर्म बताए गए हैं हठ हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो जो षटकर्म है ये हमारे शरीर का शोधन करता है, यानी हमारे जो भौतिक शरीर है इसको प्यूरिफाई होना, इसको शुद्ध करना, इसकी सफाई करना बहुत अनिवार्य है। तभी हम आगे की यात्रा में जा पाएंगे या आगे की यात्रा को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दूसरी चीज है जो आसन है, आसन के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विवेचना की गई है। जैसे हम लोग हठ योग पढ़ते हैं तो कुछ हठ योग के ग्रंथों में कहा गया है कि आसन से शरीर दृढ़ होता है, आसनेन भवेत् दृढ़म्। उसमें कहा गया है कुछ ग्रंथों में कि आसन से आरोग्य की प्राप्ति होती है, आसन से जो है हमारे शरीर में लघुता आती है, आरोग्य आता है। तो ये सब चीज हठ प्रदीपिका में बता गया है। स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, स्थिरता है, आरोग्य है, लघुता आती है शरीर में। अगर हम महर्षि पातंजल योग सूत्र को देखें तो उसमें भी कहा गया है ततो द्वंद्वान विघातः, आसन का जो रिजल्ट है, आसन का जो आउटकम है, उस आसन का अभ्यास करने से हमारे को क्या फायदा होता है, क्या मिलता है। तो वो कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ततो द्वंद्वान विघातः, मतलब हम जो ड्युअलिटी है माइंड की या बॉडी की, या बॉडी ड्युअलिटी, इसको अंग्रेजी में आप ड्युअलिटी बोलें या कन्फ्लिक्ट बोलें, ये सारे कन्फ्लिक्ट ड्युअलिटी दूर होता है। और महर्षि पतंजलि ने तो कोई आसन का वर्णन अलग से डिस्टिंक्ट आसन नहीं बताया, उन्होंने बस एक आसन की परिभाषा बताई और दूसरे सूत्र में उन्होंने आसन की प्रक्रिया कैसे करना चाहिए आसन वो बताया, और तीसरे में उसका आउटकम बताया। आउटकम अगर आप ऐसे करोगे तो ये होगा, तो ततो द्वंद्वान विघातः, शरीरगत और मानसिक द्वंद्वों से आप मुक्त होंगे। तो इस तरह से बताया। तो आसन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, आसन करने से शरीर दृढ़ होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है बॉडी की, और आसन करने से शरीर में लघुता मीन्स यहाँ पे लाइटनेस है, बॉडी में जो अनवांटेड वेस्ट है या अनवांटेड फैट है वो सब दूर हो जाता है, तो शरीर हल्का बना रहता है। हल्का मीन्स स्फूर्तिवान। तो ये सब चीजें होती हैं। प्राणायाम के बारे में कहा गया है प्राणायाम से लघुता, प्राणायाम से लाघवम होता है। लाघवम मतलब वो भी लघुता, मतलब शरीर को हल्कापन देता है। मुद्राबंध स्थिरता और धीरता, धैर्य और स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये सब पेशेंस, स्टेबिलिटी ये लाता है। ध्यान से कहा गया है कि इससे हमारी दृष्टि, हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि के ऊपर जो आवरण है, ये आवरण दूर होते हैं। वैसे तो महर्षि पतंजलि के शब्दों में अगर हम कहें तो महर्षि पतंजलि प्राणायाम के उद्देश्य, प्राणायाम के लाभ, 2 लाभ बताते हैं या 2 आउटकम बताते हैं। अगर आप प्राणायाम करोगे तो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि पहले कि जो हमारे
जो आवरण है, बुद्धि के आवरण है, प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, प्रकाश मतलब यहाँ पे बुद्धि, बुद्धि का जो आवरण है, जो मैल है, वो सब दूर होता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, मतलब हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, इसके ऊपर जो कुछ भी मल अवयव ये सब जो है उसको दूर करने में ये बहुत ही सक्षम प्रक्रिया है। और दूसरा बताते हैं कि धारणा के लिए मन की योग्यता बनती है, धारणा सोच योग्यता मनसा। तो हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है, उस मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, प्राणायाम दोनों स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, शरीर पे भी और हमारे मन पे भी। मन पे अभी आपने महर्षि पतंजलि के शब्दों में मैंने बताया आपको कि हमारे बुद्धि के आवरण को दूर करता है। अगर आपको अपनी इंटेलेक्ट को शार्प करना है या इंटेलेक्ट को शार्प रखना है, बुद्धि को अच्छी रखनी है, तो प्राणायाम उसमें बहुत ही सहायक है। और एकाग्रता है या और जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ के साइकोलॉजी में हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, वो सबको इम्प्रूव करता है ये। तो ये सब फायदा बिल्कुल ये शास्त्रोक्ति नहीं है, केवल शास्त्रों में शब्दों में इसकी विवेचना नहीं हुई है। इसको अगर हम लोग डे बाय डे लाइफ में, डे बाय डे टू डे रूटीन में अगर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, तो निसंदेह, नो डाउट, आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें कोई कहीं से भी कोई संदेह की बात नहीं है। और numbers of studies have been done, and their findings indicate that the yoga and the yoga practices definitely improve our physical as well as the mental aspects of health. ये अगर आप विज्ञान में या रुचि रखते हैं और आपको कुछ रिसर्च में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आज देख सकते हैं हजारों प्रकार के आपको पेपर्स मिलेंगे। आप अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करो तो आपके फिजिकल हेल्थ, डिजीज, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इस पे आप योग का क्या इम्पैक्ट होता है, इसको आप सर्च करो तो आपको इतने बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। अच्छे अच्छे रिनाउंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हेल्थ मेडिकल कॉलेजेस है या और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस पर रिसर्च किया है और कुछ फाइंडिंग, कुछ रिसर्च अभी लोग कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तो मेरा कहना यह है कि आज हम लोगों को एकला चलो वाली बात को छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम है, चाहे वो एलोपैथ की सिस्टम है या आयुर्वेद की सिस्टम है, योग का सिस्टम है, ये जो भी सिस्टम आजकल हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सिस्टम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रल अप्रोच तैयार करना पड़ेगा, सबको मिल के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर हम मिल के साथ काम करेंगे तो हम बेस्ट रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। जहां पे, क्योंकि जहां पे मॉडर्न मेडिकल साइंस वीक होता है, वहां पे हम उसको बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करने में सक्षम होते हैं। आयुर्वेद अपने जगह पे सपोर्ट कर रहा है। तो आज हमें एक इंटीग्रल अप्रोच ऑफ थेरेपी डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है और हम लोगों को भी इस पे ध्यान देना होगा। तो ऐसा अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो भी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को अभी हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं या सॉर्ट आउट करने में कहीं ना कहीं हम अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम को भी हम लोग इंटीग्रल अप्रोच ऑफ थेरेपी के माध्यम से निश्चित रूप से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ऐसा समय अब आ रहा है, वैज्ञानिक से लेके जो भी स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स को भी ये सब चीज समझ में आ रहा है कि हमें अब सबको मिल के काम करना है। न पहले का समय अब चला गया कि हम अपनी राग गाएंगे, वो अपना राग गाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सबको मिल के साथ में काम करना होगा। और यही कारण है कि अगर आप योग में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप आधुनिक विज्ञान को भी समझ पाएंगे, और जो आप योग को पढ़ रहे हैं उसको तो आप समझ ही रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो समन्वय है, एक कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन को आप अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे। और यही इसका रेलेवेंस है, यही इसकी प्रासंगिकता है, जो इसलिए इसको सिलेबस में, आपके सिलेबस में रखा गया है, आधुनिक विज्ञान को भी, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी। अब समय लगभग समाप्त होने वाला है। अगर आपकी ओर से कोई फीडबैक, कोई अगर क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो,
तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के विद्यार्थी रहे और हमारे विद्वानगण भी हैं इसमें परिचर्चा में, एक कला वर्ग के और एक विज्ञान वर्ग के। जैसा कि आप भी समझते हैं, विज्ञान वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत ही सरलता से ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि व्हाट इज द एनाटॉमी, और कला वर्ग के बच्चे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कि व्हाट इज द पाचन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनको समझने में दिक्कत होती है। लेकिन सर, आपकी सरलता, आपकी सौम्यता के लिए बार बार नमन है। आपने बहुत ही सरल भाषा में इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सुंदर सा व्याख्यान हम लोगों के सामने रखा, अवश्य हमारे बच्चे काफी हद तक इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि हम भी बहुत सरल भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे कला वर्ग के बच्चे भी इसका पूरा लाभ उठा पाए। और साथ ही साथ आपकी सादगी के लिए नमन। इतना ऊंचा होने के बाद, इतना विद्वान कैटेगरी में आने के बाद भी आप अपने आप को छात्र की कैटेगरी में रख रहे हैं। सर, सच सच नमन है आपको, क्योंकि आपकी ऊर्जा और आपके ज्ञान का हम लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान है। क्योंकि जब हम कहीं फंसते थे, मैं खुद कला वर्ग की स्टूडेंट रही हूँ, एनाटॉमी में कहीं कोई दिक्कत आती थी तो आपसे ही सहयोग लिया करते थे, और मेरा कहीं ना कहीं ये सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मेरे साथ बनी हुई है। और अवश्य ही हम भविष्य में आपको पुनः फिर से अपने साथ जोड़ने का एक प्रयास करेंगे, जिससे कि और अच्छे से बच्चों को और अच्छा लाभ इसका मिल सके। आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करेंगे। साथ ही साथ बार बार आपको हमारा नमन है कि आपने इतना सुंदर शब्दों में हमारे बच्चों को समझाया, और इसका अवश्य हम सभी लोगों ने पूरा पूरा लाभ लिया। मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी प्रतिभागियों का, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कल एक नए विषय के साथ पुनः आप लोगों से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद गरिमा जी, धन्यवाद।